मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पार्ट का नाम है ठोस अवस्था। इससे पहले 13 के पार्ट हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा पार्ट आपने तैयार कर लिया होगा वीडियो देखकर। इस पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार, इसके लिए भी वही रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब भी वीडियो देखना शुरू करो, अपने नोट्स अपने सामने खोल कर रखें। इस पार्ट के नोट्स भी मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, वही नोट्स अब हम समझने जा रहे हैं। तो वो नोट्स अगर आपके सामने खुले हुए रहेंगे तो आसानी से टॉपिक को समझ पाओगे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं बनाता, जिससे क्या होगा कि 15-20 मिनट का जो भी वीडियो आप देखते हो, एक बार उसे समझ लो, तुरंत वीडियो ख़त्म होने के बाद नोट्स में से उसको रिवाइज कर लो, और कोई समस्या आती है तो उसी समय वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, ठोस अवस्था। देखिए 11वीं क्लास में आपने एक पार्ट पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाएं, और उस पार्ट में हमने क्या देखा था, दो तरह की पदार्थ की 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से 2 अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी। पहली अवस्था होती है गैस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी होती है ठोस अवस्था। गैस अवस्था और द्रव अवस्था हमने देख ली थी 11वीं क्लास में, और इस साल यानी कि 12वीं क्लास में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से बांटा जाता है, और उसका मुख्य आधार होता है पदार्थ के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल है, उसके अनुसार उनको इन 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से बांटते हैं। जो अणुओं के मध्य अगर अंतराण्विक बल कम है तो अणु दूर दूर होंगे। गैस अवस्था में यही होता है, अंतराण्विक बल कम है तो अणु दूर दूर होते हैं। द्रव में अंतराण्विक बल थोड़े प्रबल होते हैं गैस अवस्था की तुलना में, इसीलिए अणु थोड़े पास होते हैं। और जब अणु पास आ जाते हैं तो वो कौन सी अवस्था बन जाती है, द्रव अवस्था। और ठोस अवस्था क्या होती है, जब अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही प्रबल होते हैं, तो अणु बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और हमें उस पदार्थ की कैसी अवस्था प्राप्त होती है, ठोस अवस्था। तो वही देखते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। परीक्षा की दृष्टि से तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य परिचय है जो हम देखते हैं। सबसे पहला सामान्य अभिलक्षण है, ठोस दृढ़ होते हैं और उनके आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ठीक है, जबकि हमने देखा था कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। ऐसा ही द्रव के साथ है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में डालते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और ठोस जो होते हैं, इनका आकार भी निश्चित होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। कारण, क्योंकि अणु बहुत ही पास पास होते हैं। तीसरा कारण या सामान्य अभिलक्षण यही है, ठोसों के अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, इसलिए इनके अणु पास पास होते हैं। यही कारण है कि ठोसों का घनत्व द्रवों एवं गैसों की तुलना में अधिक होता है। ठोस जिस ताप पर गलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पिघलना शुरू हो जाते हैं, उसे ही ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक के बारे में ये एक सामान्य सा परिचय है कि ठोस जिस ताप पर गलना शुरू हो जाते हैं वही उस ठोस का गलनांक होता है। देखिए, अब ठोस के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। जो ठोस होते हैं, हमारे आसपास ज़्यादातर ठोस पदार्थ ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या वो सभी पदार्थ ठोस की श्रेणी में होते हैं? दिखने में ठोस जैसे हैं, लेकिन क्या वो सभी पदार्थ ठोस हैं? इसीलिए ठोसों को 2 भागों में फिर विभाजित कर दिया गया। एक है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं यही वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये दिखते तो ठोस जैसे हैं, लेकिन जो गुण हम पढ़ेंगे ठोसों के,
जो मुख्य गुण हैं उनके अनुसार उन गुणों को ये फॉलो नहीं करते अक्रिस्टलीय ठोस, इसीलिए इनको दूसरी श्रेणी में हमने विभाजित कर दिया। देखिए नोट्स में हमारा जो अगला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण दिया है, लेकिन आप जब आगे इस टॉपिक में देखोगे तो हमने वर्गीकरण के बाद एक टॉपिक लिया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। वास्तव में ये पाठ शुरू यहीं से होता है। ये वर्गीकरण देखने के बाद हम फिर वापस जाएंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ठोस जो हम कह रहे हैं दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उनमें क्या अंतर होता है। उसके बाद हम फिर क्रिस्टलीय ठोसों की इस पूरे पाठ में चर्चा करेंगे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उन्हीं की संरचना देखेंगे, उन्हीं की मात्रक कोष्टिका देखेंगे और उन्हीं मात्रक कोष्टिकाओं से ठोसों का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो इस पाठ को पढ़ने का तरीका यही है। ठोसों का सामान्य परिचय के बाद ठोसों को दो भागों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर उनके मध्य जो अंतर है वो देखते हैं। परीक्षा में जो कॉमन सा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है वो यही है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई दो अंतर लिखिए या एक अंतर लिखिए। तो यही देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण या तो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, इसलिए हमने कॉमन नाम बोल दिया अवयवी कण। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना है कोई ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, तो उनकी एक निश्चित व्यवस्था होगी। जैसे NaCl है तो एक बार Na आएगा, एक बार Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा। तो ये एक निश्चित व्यवस्था होती है। ये नहीं है कि Cl के बाद फिर Cl आ गया, Na के बाद फिर Na आ गया। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये ठोस दीर्घ पराशी होते हैं, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है तथा इस पैटर्न की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसका मतलब ये है, जैसा कि स्पष्ट कर दिया है, कि एक निश्चित पैटर्न में ये पाए जाते हैं, यानी कि अणुओं की एक व्यवस्था जैसी शुरुआत में आपने देख ली, अंत तक वही व्यवस्था चलती रहती है। यानी कि जो परास है, रेंज है, वो बड़ी होती है। आप सारे क्रिस्टल में घूमकर आने के बाद भी आपको कहीं भी अव्यवस्था नहीं दिखेगी। शुरुआत में जो आयनों या अणुओं की व्यवस्था थी, अंत तक वही व्यवस्था उसमें पाई जाती है, यानी कि दीर्घ पराशी होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में इस तरह की व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी कि शुरुआत में जो पैटर्न देखा आपने अणुओं के जुड़ने का, हो सकता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो व्यवस्था ना मिले, यानी कि लघु पराशी होते हैं, कुछ दूर तक ही वो फॉलो करते हैं उस व्यवस्था को। अणुओं की जुड़ने की जो व्यवस्था होती है कि एक अणु के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है, तो ये व्यवस्था सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों में ही दूर तक जाती है, यानी कि दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों में, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु पराशी व्यवस्था होती है। ये वास्तविक ठोस होते हैं तथा विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक ठोस बोल रहे हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों को बोलते हैं आभासी ठोस। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। इस दैशिकता को भी समझेंगे आगे। पहले इनका अंतर देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं NaCl, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, नैफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा, सभी तरह की कैटेगरी के मैंने यहाँ ठोस लिखे हैं, क्रिस्टलीय ठोस लिखे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो कि मैं आपको साथ साथ बता भी रहा था, फिर से इसमें देख लेते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, ये ठोस लघु परासी होते हैं, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। पैटर्न नहीं होगा तो वो रिपीट भी नहीं होगा बार बार, यानी कि लघु परासी होते हैं, अर्थात अवयवी कणों का अनियमित पैटर्न होता है जिसकी पुनरावृत्ति बहुत ही कम होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। इसका एक प्रश्न भी हम आगे देखेंगे
कि अति शीतित द्रव का मतलब है कि कोई ऐसा द्रव जो बहुत ही ठंडा करके जमा दिया गया है, बहुत ही ठंडा करके जम गया है, लेकिन अब भी वो है तो द्रव ही, यानी कि उसमें कौन सा गुण पाया जा रहा है, बहने का गुण पाया जा रहा है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। देखिए पुराने जो इमारतें होती हैं या हवेलियाँ होती हैं या बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें अगर कोई कांच लगा हुआ है सीधा खड़ा हुआ, तो उस कांच को देखने पर हमें पता चलेगा वो कांच नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है, क्योंकि कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और उस कांच में हम ये बहने की प्रकृति को देख सकते हैं, यानी कि अतिशीतित द्रव की प्रकृति देख सकते हैं। उस कांच में बहने का गुण पाया जाता है। वो कांच नीचे से मोटा होगा और ऊपर से पतला होगा, क्योंकि 100-150 साल तक अगर वो कांच एक ही स्थिति में है और खड़ा है तो वो ऊपर से बहकर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि कांच इस तरह से लगाया था तब तो मोटाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान थी, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक अगर वो कांच वहीं इसी स्थिति में है तो वो बहकर नीचे आ जाएगा और नीचे से मोटा हो जाएगा और ऊपर से पतला हो जाएगा। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है। कांच है, प्लास्टिक, रबड़ दिखने में ठोस जैसे हैं, लेकिन ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी कि आभासी ठोस होते हैं। तो ये सामान्य परिचय देखा था और उन्हीं के आधार पर इनका अंतर सारणी के अनुसार दे दिया गया है। 2 अंतर कम से कम पूछे जाते हैं, हमने तो 6 दे रखे हैं, तो 2 तो याद रह ही जाएंगे। जैसे आकार से संबंधित है गुण, और फिर इसमें वो गुण कैसा है और इसमें कैसा है ये देखना है। आकार, इसका एक निश्चित ज्यामिति होती है, आकार होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था अवयवी कणों की व्यवस्था, यानी कि पैटर्न। ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात दीर्घ पराशी ज्यामिति व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की कोई निश्चित क्रमिक व्यवस्था नहीं होती है, केवल एक सीमित क्षेत्र में ही व्यवस्थित होते हैं, अर्थात केवल लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा अंतर है गलनांक का। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं और निश्चित गलनांक होता है, यानी कि जब इनका गलनांक बिंदु आएगा तो ये तुरंत पिघलना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले इनमें कोई भी हलचल नहीं होगी। बिल्कुल जैसी इनकी व्यवस्था है, जैसी इनकी प्रकृति है, वैसे के वैसे ये बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही गलनांक बिंदु पर पहुँचे ये तुरंत पिघलना शुरू हो जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, यानी कि आपने गर्म किया तो पहले नरम हो गए, फिर थोड़ा और ताप बढ़ाया तो पिघलना शुरू हो गए। तो अनिश्चित गलनांक होता है। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को आप आग में ले जाएंगे तो वो पहले तो नरम होगा और फिर बहना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। चौथा गुण है दैशिकता। जैसा कि ऊपर बताया था, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। पांचवा गुण है प्रकृति। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। और फिर छठा जो अंतर है वो इनके उदाहरण के साथ दे सकते हैं। जो ये उदाहरण हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परीक्षा में इनको मिलाकर 5-6 ठोस दे दिए जाएंगे, 3-4 ठोस दे दिए जाएंगे और फिर कहेंगे इनमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पहचानिए। इसलिए सारे उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये नहीं कि 2 याद करके रह गए। जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं इस पाठ में, ये विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि उदाहरण किसी के भी दिए गए हैं तो वो याद रहने ही चाहिए। जितने उदाहरण आप याद कर सको किसी बिंदु के लिए, वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके उदाहरण ये ऊपर बात करी थी, कुछ इसमें 1-2 मैंने और अक्रिस्टलीय ठोस के ऐड कर दिए हैं, जैसे पॉलीयूरिथेन है, टेफ्लॉन है, बहुलक हैं, ये सेलोफेन है, पीवीसी, रेसा कांच, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक सामान्य परिचय का वीडियो था एक के पाठ का। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में दैशिकता से संबंधित तथा कुछ अन्य प्रश्न पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।